हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय आईटीएस। हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग रजिस्टर काम करता है। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ बिट्स हमारी 3 है, तो हमें एक रेजिस्टेंस चाहिएगा R वैल्यू का, एक रेजिस्टेंस चाहिएगा 2R वैल्यू का, 4R वैल्यू का। उसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कंसेक्यूटिवली 2 के फैक्टर्स में बढ़ती जा रही है। R, 2R, 4R, 8R, 16R, 32R। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारे जो इस सर्किट का साइज है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है जो इस सर्किट में सबसे ज्यादा साइज घेरने वाला है। ओपन का साइज भी इतना नहीं होता है। दूसरा हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारे रेजिस्टेंस के बीच में एलएसबी और एमएसबी के रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप आएगा, ये एमएसबी रेजिस्टेंस है और ये हमारा एलएसबी रेजिस्टेंस है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के रेजिस्टेंस के बीच में जब चेंज आता है, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस उस सर्किट की एक्यूरेसी को खराब कर देते हैं। ये लीनियर सर्किट नहीं रहेगा। ऐसे करके हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी अपने वेटेड रजिस्टर टाइप सर्किट के केस में। तो मैंने बताया था कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे तरीके के कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं R2R लैडर। R2R का मतलब यहाँ पे हम बस दो ही तरीके के रेजिस्टेंसेस यूज करेंगे, एक R वैल्यू का होगा और एक उसका जस्ट डबल 2R वैल्यू का होगा। और ये कॉम्बिनेशन हम कई तरीके के रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जितना नंबर ऑफ हमारे बिट्स होंगे उसके बेसिस पे। ये R2R लैडर हमारे दो तरीके का हो सकता है। एक नॉर्मल लैडर जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली हम रखेंगे, और दूसरा होता है इन्वर्टेड लैडर जो कि वर्टिकली रखा जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल नॉर्मल लैडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल लैडर में भी हमारे दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प और दूसरा कॉम्बिनेशन है इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प्स के बारे में हम अपने एनालॉग के एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने डिटेल्स में कैसे ऑप एम्प वर्क करता है, कैसे उसके भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सब डिस्कस किया था। अभी फिलहाल के लिए बस इसको रिवाइज कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग में हम जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर अपना सिग्नल की वोल्टेज लगाते हैं, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टाइप। और इन्वर्टिंग टाइप ऑप एम्प में हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड रहता है, और नेगेटिव टर्मिनल पर हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इनपुट वोल्टेज हमारी नेगेटिव टर्मिनल पर लगती है। तो अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड टाइप बोलते हैं, और अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं तो उसे नॉन इन्वर्टिंग टाइप ऑप एम्प बोलते हैं। इसमें हमने देखा था कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज आती है इन्वर्टिंग टाइप ऑप एम्प में वो माइनस R2/R1 टाइम्स Vi होती है। ये हमारा R2 है और ये R1 है। उसी तरीके से अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टाइप ऑप एम्प की बात करें, जो कि मैंने यहाँ पे और अच्छे से क्लियरली ड्रॉ किया है, तो ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए मैंने नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा 1 + R2/R1 Vin। और अगर आप इसका गेन लिखेंगे तो गेन आप लिख सकते हैं, गेन होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज Vout/Vin, जिसे आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 + R2/R1। तो अभी हम अपना फोकस रखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के बारे में। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग ऑप एम्प को। तो जो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है। जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया वो एज इट इज ऐसा है, बस यहाँ पर मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो गया है। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स के बेसिस पर ये सर्किट मेरा रिपीट होता चला जाएगा। अगर मेरा देखिए जो मैंने ड्रॉ किया है ये 3 बिट के केस में है। 3 बिट अगर सर्किट है तो देखिए R2R एक बिट के लिए, फिर से R2R दूसरे बिट के लिए, और ये तीसरे बिट के लिए हमें अलग से एक R लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक 2R लगाएंगे, क्योंकि ये 2R कॉम्बिनेशन बनके R बन जाएगा। अब यहाँ पे जो बिट्स हैं वो है B0, B1, B2। जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेगी वैसे वैसे इस लैडर को हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लगी हुई है, ये रेफरेंस वोल्टेज है मेरा। रेफरेंस वोल्टेज का मतलब कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम किसी पे अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे ग्राउंड है। अगर मैं B0 को जैसे मान लीजिए इस रेफरेंस से कनेक्ट करूंगा तो इसका मतलब B0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये B0, B1, B2 जो इनपुट डिजिटल कॉम्बिनेशंस हैं, ये 0 या 1 इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। 0 का मतलब हमने इसे ग्राउंड पर कनेक्ट किया है, और 1 का मतलब उसे हमने रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट किया है।
तो इस तरीके से ये सर्किट होता है। हमारा जो एमएसबी है वो ऑप एम्प के जस्ट पास वाला होता है, और जो एलएसबी है जो सबसे लास्ट का जो हमारा बिट होगी उसे हम एलएसबी बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस कॉम्बिनेशन का जो फाइनल आउटपुट आता है वो होता है गेन। गेन जो इस सर्किट का गेन होता है जो हमने अभी देखा था 1 + R2/R1 होता है। तो गेन मल्टीप्लाई बाई रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप कितना मिनिमम या फिर कितना लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर स्केल की बात करता हूं तो ये मेरा मान लीजिए कोई स्केल है, ये सेंटीमीटर स्केल है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसमें भी अगर आप देखोगे तो फर्दर डिविजन्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर आप देखोगे तो 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब आप इससे लीस्ट 0.1 सेंटीमीटर सबसे कम मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये है इसका रेजोल्यूशन कि इतना मेजरमेंट को ये आसानी से रिजॉल्व कर सकता है। ऐसा ही रेजोल्यूशन हम इस सर्किट में देखते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये कितना सबसे कम इनपुट पर भी आउटपुट हमें दे सकता है। उसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम सारे इनपुट्स को 1 कर दें, सारे इनपुट 1 करने का मतलब V0 को भी मैंने V रेफरेंस से कनेक्ट किया है, V1 को भी V रेफरेंस से, सबको V रेफरेंस से मैंने कनेक्ट किया गया है। तो हमारा जो आउटपुट या फिर जो डिजिटल का डेसिमल कन्वर्जन होगा वो हो जाएगा V0 + V1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से 2 की पावर n-1, और इस सबको आप ऐड करोगे तो लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो बेसिकली रिजोल्यूशन हमारा हो जाएगा जो हमारी रेफरेंस वोल्टेज है V रेफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारा डिजिटल इक्विवेलेंट है वो कितना है, तो इसे लिख सकते हैं V रेफरेंस बाई 2 की पावर n। तो हमारा आउटपुट आ रहा है गेन जो कि होगा 1 + RF/R1। RF मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 मतलब ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है। V रेफरेंस जो अपने रेफरेंस वोल्टेज लगाइए डिवाइड बाई 2n, तो ये हमारा हो गया रिजोल्यूशन। और फिर है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी इनपुट। जो आप इनपुट यहाँ पे अप्लाई करोगे उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया 101, तो 1 है हमारी एलएसबी, यहाँ पे हमने 1 अप्लाई किया तो ये एलएसबी है, यहाँ अप्लाई किया है, यहाँ अप्लाई किया तो एमएसबी हमारा ये है। इसका इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो 2 की पावर आपको 0 लिखना होगा, प्लस 0 है, प्लस इसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, तो आपका फाइनल इक्विवेलेंट जो डेसिमल आएगा वो आएगा 5। तो आप इस वैल्यू को 5 लिख दोगे, फिर आपकी रेफरेंस वोल्टेज होगी। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी डिजिटल इनपुट का एनालॉग कन्वर्जन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जिसमें हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प को यूज किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा इन्वर्टिंग ऑप एम्प टाइप नॉर्मल लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर काम करेगा। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा सर्किट है R2R लैडर का ही। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक नॉन इन्वर्टिंग टैप कैसे काम करेगा। अभी हम इन्वर्टिंग टैप की बात कर रहे हैं जिसमें हमने नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। इसको समझने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारा एक ऑप एम्प है जिसमें R1 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, R2 रेजिस्टेंस ऐसे फीडबैक काम कर रहा है। हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने Vin वोल्टेज अप्लाई किया है। तो इससे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा Vout। तो हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं -R2/R1 टाइम्स V1, और इससे अगर आप गेन कैलकुलेट करना चाहें तो वो होता है Vout/V1, तो जिसे आप कह सकते हैं -R2/R1। तो ये हमारा गेन होने वाला है। इस केस में जो सर्किट होगा वो पहले सर्किट की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है, और जो हमारे ये बिट्स जो कॉम्बिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई किए जाएंगे। ये रेजिस्टेंस R1 है, इनपुट रेजिस्टेंस एज इट इज है। ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF है। ये R2R लैडर है, R2R, और ये दोनों मिलके R बनेंगे तो इसलिए उसे भी R2R कह सकते हैं। ये हमारे बिट्स हैं, ये LSB हमारा इधर पर और MSB हमारा होगा इधर, V0, V1, V2, इस तरीके से हम चलेंगे। ये रेफरेंस वोल्टेज है और ये ग्राउंड कनेक्टेड है। अगर ये हमारी वैल्यू 0 है तो इसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, अगर ये वैल्यू 1 है तो उसे हम V रेफरेंस से कनेक्ट कर देंगे। अगर आप इनपुट पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, 2R पैरेलल में है तो इसका नेट कॉम्बिनेशन ऑफ R निकाल सकते हैं, और ये R के साथ सीरीज में हो जाएगा तो फिर से 2R हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके R बना, और ये R इस R के साथ मिलके 2R बना, फिर से 2R मिलके R बन जाएगा, और R मिलके फिर से 2R, फिर 2R R बन जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको R दे देगा अगर ये सारी बिट्स हमारी 1 होती है। अब जैसे ही ये आपको R मिलेगा तो आप देखिए R + 2R, तो नेट हमारा जो सर्किट पर इनपुट लगा हुआ है वो R + R1 है,
और फीडबैक रेजिस्टेंस आपका RF है। तो बेसिकली जो गेन हम लिख रहे थे R2/R1 माइनस टाइम्स, वो इस टाइम हो जाएगा RF माइनस ऑफ RF अपॉन R1 प्लस R। तो हमारा गेन हम लिख सकते हैं माइनस RF अपॉन R1 प्लस R। उसी तरीके से रिजोल्यूशन जैसे हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था वैसा ही है, V रेफरेंस जो कि हमारी रेफरेंस वोल्टेज है डिवाइडेड बाई इन सारे कॉम्बिनेशंस को हमने 1 किया तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर n, और मल्टीप्लाई जो हमारा इनपुट पर हम डेसिमल ये सर्किट अप्लाई कर रहे हैं उस सब का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है इन बिट्स का, उसे हम लिखेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 b0 प्लस 2 की पावर 1 b1, 2 की पावर 2 b2, इस तरीके से 2 की पावर n-1 bn-1 तक आ सकता है। तो इसकी वजह से समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये है हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे आउटपुट वोल्टेज की बजाय आउटपुट करंट कैलकुलेट करने को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से जो करंट है इस सर्किट में वही करंट तो यहाँ जाएगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी एक्चुअल में ये हमारा वर्चुअल ग्राउंड की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है I आउट, जो करंट इनपुट पे जाएगा वही यहाँ पे जाएगा क्योंकि इस ऑप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता है। तो हम लिख सकते हैं V आउट माइनस 0, और क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा V आउट माइनस 0। करंट की हम सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लिख सकते हैं I नॉट RF इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारा जो I नॉट करंट है आउटपुट करंट, उसे आप लिख सकते हैं माइनस V नॉट बाई R। तो अगर आपसे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट को करने को बोला जाए तो आपको इस तरीके से ये रिलेशन यूज करनी पड़ेगी। आपको गेन लिखना है, आपको रिजोल्यूशन लिखना है, और मल्टीप्लाई बाई जो आपको इनपुट सर्किट दिया गया है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। लेकिन अगर आपको आउटपुट करंट निकालने के लिए बोलता है तो आप लिखेंगे माइनस V नॉट बाई RF, और इसमें अगर आप माइनस V नॉट बाई RF कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म थोड़ा इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आउटपुट करंट आपका आ जाएगा 1/R1 प्लस R मल्टीप्लाई बाई आपका रिजोल्यूशन V रेफरेंस बाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई आपका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी R2R लैडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसमें हमारी जो लैडर है वो नॉर्मल लैडर है। हम सारी R2R रेजिस्टेंसेस को हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हैं। कैसे वो वर्टिकली काम करेगा, इन्वर्टेड लैडर कैसे होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो R2R लैडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।